हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम सीटेट का कंप्लीट सिलेबस करेंगे साइंस पार्ट का, और उससे रिलेटेड हम 2 टॉपिक कर चुके हैं, जिसमें सोर्सेज ऑफ फूड और कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। जो सोर्सेज ऑफ फूड है वहाँ से एक क्वेश्चन आता है, अगर आता है तो एक ही क्वेश्चन आता है, और वो मेनली आता है कि जो हमारा जो सोर्स है वो फ्रूट है या फिर वेजिटेबल है। जैसे ब्रिंजल है, ब्रिंजल फ्रूट है या वेजिटेबल है, तो ब्रिंजल क्या है, फ्रूट है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपोनेंट ऑफ फूड्स। इस टॉपिक में हम क्या स्टडी करेंगे, इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि जो हम फूड लेते हैं उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट है। कंपोनेंट का मतलब उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है, कैल्शियम प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है। तो जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं, क्या वो उसके अंदर प्रेजेंट है भी या नहीं भी। उसको उनको करने से पहले कुछ टर्म्स है जिनको हमें डिस्कस करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स किसको बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स किसको बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, अगर कोई भी हम खाने का सामान बना रहे हैं, उसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, उनको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। और उन इंग्रेडिएंट्स में कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, उसको हम बोलेंगे न्यूट्रिएंट्स। एग्जाम्पल क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी टर्म है वो है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। अब जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं इंग्रेडिएंट्स में, उसको हम लेते हैं, हमारी बॉडी ग्रहण करती है, एब्जॉर्ब करती है और उससे एनर्जी ऑब्टेन करती है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो कंपोनेंट उसके फूड के अंदर प्रेजेंट हैं, और जब उन न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है और उससे एनर्जी ऑब्टेन करती है, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है द डाइट। डाइट किसको बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ फूड ईटन बाय ए पर्सन एट ए टाइम इज़ नोन एज डाइट। कि जो एक टाइम एक बंदा जितना खाना खाता है उसको क्या बोलते हैं, डाइट बोलते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब क्या है कि जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर सारे कंपोनेंट राइट अमाउंट में होने चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होने चाहिए, राइट अमाउंट में होने चाहिए। ये नहीं है कि हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं या फिर सिर्फ प्रोटीन ही प्रोटीन खा रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या आएगी, डाइट कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड इन राइट क्वांटिटी एंड गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कंपोनेंट हों, इसके अलावा क्या होना चाहिए, रफेज आगे हम डिस्कस करेंगे क्या होते हैं, और वाटर भी होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। बैलेंस मतलब सारे कंपोनेंट्स का बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई ज़्यादा कोई कम, जितना हमको चाहिए उतना हमारी थाली में, खाने की थाली में प्रेजेंट होना चाहिए। अब किसको कैसे पता चलेगा कि उसकी थाली में क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए बैलेंस डाइट के लिए, तो उससे पहले एक और डेफिनेशन करते हैं, माल न्यूट्रिशन। जब हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशंस ना मिले, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उसको और चीज़ें ना मिले, तो हम क्या बोलेंगे कि वो बॉडी किससे सफ़र कर रही है, माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रही है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है कि बैलेंस डाइट में क्या क्या फूड आइटम्स इंक्लूड होने चाहिए। तो क्या क्या होने चाहिए, 4 आइटम होने चाहिए हमारे फूड में। उसमें से एक मिल्क का आइटम होना चाहिए, मिल्क होए, दही होए या फिर छाछ होए, यानी मिल्क प्रोडक्ट होना चाहिए। उसके बाद सेकंड है एक मीट ग्रुप होना चाहिए, या एग हो, फिश का मीट हो, चिकन हो, यानी एक मीट ग्रुप से होना चाहिए। थर्ड है फ्रूट एंड वेजिटेबल।
अब हमारी थाली में थर्ड आइटम क्या होना चाहिए, या तो कोई सब्जी होनी चाहिए या फिर फ्रूट होना चाहिए। उसके बाद और चौथा क्या है, ग्रेन ग्रुप। ग्रेन ग्रुप का मतलब है अनाज होना चाहिए, या तो रोटी होनी चाहिए या फिर चने की रोटी होनी चाहिए, गेहूं की रोटी होनी चाहिए या फिर चावल होना चाहिए, तो अनाज होना चाहिए। ठीक है, तो बैलेंस डाइट किसको बोलेंगे, अगर हम इन चारों चीज़ों में से एक एक चीज़ खा रहे हैं एक टाइम पे, तो हमारी डाइट क्या होगी, बैलेंस डाइट होगी। और अगर हमारी डाइट बैलेंस डाइट नहीं है तो हमें क्या है, न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे जितने अपनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, और उस कंडीशन को क्या बोल देंगे, माल न्यूट्रिशन। ओके, उसके बाद जो फूड कंपोनेंट है उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, यानी जो कंपोनेंट प्रेजेंट है उनका क्या फंक्शन है, उन फंक्शन के हिसाब से उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे पहले एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड में कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, यानी कि जिस फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट और फैट हाई अमाउंट में प्रेजेंट है वो फूड हमें क्या देगा, लोड्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड में कौन से आएंगे, प्रोटीन्स, यानी कि जिस फूड में प्रोटीन हाई अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो कौन सा फूड कहलाएगा, बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाएगा। उसके बाद है प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड किसको बोलेंगे, जिन फूड के अंदर, जिन सोर्स ऑफ फूड के अंदर हम क्या प्रेजेंट है, विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट है, तो वो क्या कहलाएगा, बॉडी बिल्ड प्रोटेक्टिव फूड कहलाएगा। अब देखो प्रोटेक्टिव क्यों बोला इसको, क्योंकि जो विटामिन एंड मिनरल्स है वो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हमको डिजीज से बचाते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। और जो प्रोटीन है, प्रोटीन हमारे लिए हेल्प करता है किसमें, न्यू टिश्यू फॉर्म करने में। तो हमने पीछे रीड किया था कि हमको फूड क्यों चाहिए, फॉर ग्रोथ, फॉर एनर्जी, फॉर इम्यूनिटी। ठीक है, तो इम्यूनिटी अगर हमको चाहिए तो क्या लेना पड़ेगा, ऐसा फूड लेना पड़ेगा जिसमें विटामिन एंड मिनरल रिच अमाउंट में हो। अगर हमको ग्रोथ चाहिए तो हमें कैसा लेना पड़ेगा, बॉडी बिल्डिंग फूड लेना पड़ेगा जिसमें प्रोटीन रिच अमाउंट में हो। और अगर हमको एनर्जी चाहिए तो हमको क्या लेना पड़ेगा, हमको ऐसा फूड लेना पड़ेगा जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स रिच अमाउंट में हो, यानी ज़्यादा अमाउंट में हो। ठीक, उसके बाद ये कुछ टेस्ट हैं, ये हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। अब हम ये पता लगा सकते हैं, जैसे कोई भी अगर कोई फूड मटेरियल होता है ना, वो उसमें 1 या 2 सब्सटेंस हाई अमाउंट में होते हैं, बाकी जो कंपोनेंट हैं वो थोड़े लो अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हमको ये पता लगाना है कि जो गिवन फूड मटेरियल है उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है या प्रोटीन ज़्यादा है या फैट ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, एक टेस्ट कर सकते हैं, किसका यूज़ करके, आयोडीन का, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन का यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कि वो जो फूड मटेरियल हम इनटेक कर रहे हैं वो कौन से कंपोनेंट में रिच है। ठीक, तो आयोडीन सबको पता है, आयोडीन इज एन एलिमेंट। उसके बाद कॉपर सल्फेट होता है CuSO4 और कास्टिक सोडा होता है NaOH। ये एक बेस होता है और ये साल्ट है। ठीक है, तो कैसे पता लगाएंगे, अब वो स्टडी करेंगे। तो ये पता लगाने के लिए हमें कुछ सॉल्यूशन बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं आयोडीन का सॉल्यूशन। तो आयोडीन का सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, हमें डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है आयोडीन का। तो हम क्या करेंगे, टिनेक्चर आयोडीन की फ्यू ड्रॉप को आधी भरी हुई टेस्ट ट्यूब में मिक्स कर लेंगे, तो हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन बन जाएगा। अब ये टिनेक्चर आयोडीन क्या होता है, ये भी एक सॉल्यूशन ही होता है, 2 to 3% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर, जो एक एंटीसेप्टिक की तरह भी एक्ट करता है। तो हमको आयोडीन डायरेक्ट एलिमेंट नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, टिनेक्चर आयोडीन लेना है। टिनेक्चर आयोडीन मतलब ऑलरेडी वो सॉल्यूशन है,
उसकी 2 to 3% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर। उसके बाद और उसमें पानी ऐड करना है। कितना ऐड करना है? कुछ ड्रॉप ऑफ द मिक्सचर आयोडीन को हाफ फिल्ड टेस्ट ट्यूब के अंदर मिक्स करना है। तो हमें कैसा सॉल्यूशन चाहिए? डाइल्यूट सॉल्यूशन चाहिए। ठीक, अब इसका हम आगे कैसे यूज़ करेंगे वो हम आगे स्टडी करेंगे। उसके बाद कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हम कैसे बनाएंगे? तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में मिक्स करना पड़ेगा, तो हमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 100 ग्राम ऑफ NaOH, कास्टिक सोडा क्या होता है? NaOH होता है, और डिजोल्व करना पड़ेगा 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। तो हमें क्या मिलेगा? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। अब ये जो 3 सॉल्यूशन हमने बनाए हैं, इनका हम यूज़ करेंगे ये पता लगाने के लिए कि जो हमारा गिवन फूड मटेरियल है वो उसमें कौन सा कंपोनेंट रिच अमाउंट में है, यानी कार्बोहाइड्रेट उसमें ज़्यादा है या उसमें फैट ज़्यादा है या उसमें प्रोटीन ज़्यादा है या उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट देखेंगे। ठीक है, वैसे तो देखो बहुत सारे देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लेकिन जो हमारे फूड के अंदर होता है वो किस फॉर्म में होता है? स्टार्च एंड शुगर की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो कौन कौन से फूड मटेरियल कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं? जितने भी अनाज हैं, ग्रेन्स है, जैसे राइस, मटर, गेहूँ, सोरगम, सागो होता है साबूदाना, शुगर केन, ये सब सारे क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट रिच फूड सोर्सेज हैं या फूड एलिमेंट्स हैं। बहुत सारे फ्रूट भी होते हैं जैसे बनाना, मैंगो, मेलन्स एंड वेजिटेबल, ये भी क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं। तो हम टेस्ट करते हैं कि हमारा जो फूड है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है, यानी तो हमने स्टडी किया हमारे फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में होता है। तो हम टेस्ट करेंगे कि हमारे फूड के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम थोड़ी सी क्वांटिटी में फूड आइटम लेंगे जिसको हमने टेस्ट करना है। उसके बाद 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन उस पर डाल देंगे। आयोडीन सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं वो हम पीछे कर चुके हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? हम उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे और ऑब्जर्व करेंगे। अगर हमारा जो स्टार्च है उसके अंदर प्रेजेंट है उस फूड मटेरियल के अंदर, तो वो आयोडीन सॉल्यूशन का कैसा कलर कर देगा? डार्क ब्लू और ब्लैक कलर कर देगा। अगर कलर चेंज हो जाता है आयोडीन सॉल्यूशन का, कैसा कलर चेंज? या तो ब्लू हो जाए या ब्लैक हो जाए, तो हम बोलेंगे कि उस फूड मटेरियल के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, यानी स्टार्च प्रेजेंट है। अगर वो कलर चेंज नहीं करता है तो हम बोलेंगे कि स्टार्च क्या है? एब्सेंट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, तो ये स्टेप ही याद रखने पड़ेंगे कि कितने ड्रॉप डालना है या आयोडीन सॉल्यूशन कैसे बनेगा, टिनक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है। तो ये सारे याद करने की टर्म्स हैं। उसके बाद फैट्स है। देखो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स दोनों क्या हैं? एनर्जी गिविंग फूड हैं। तो फैट्स हमें कहाँ से मिलता है? फैट हमको प्लांट से भी मिल सकता है और एनिमल से भी मिल सकता है। अगर प्लांट की बात करें तो जितने भी ये हमारे नट्स हैं, जैसे मूंगफली होगी, काजू हो गया, अखरोट हो गया, बादाम हो गया, ये सारे क्या हैं? तिल हो गया, सरसों होगी, सूरजमुखी का तेल भी यूज़ करते हैं, कोकोनट ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, ये सारे किसके सोर्सेज हैं? ये सारे फैट्स के सोर्सेज हैं। उसके बाद एनिमल सोर्सेज, यानी एनिमल से भी हमें फ़ैट मिलता है। एनिमल जैसे घी, मिल्क, बटर, क्रीम, मीट, फिश, एग, ये सारे क्या हैं? एनिमल सोर्सेज ऑफ फैट्स हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या आ सकता है, या आया भी हुआ है कि जितने भी जैसे फैट और कार्बोहाइड्रेट है तो उसमें से क्या कौन ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा? तो कौन ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा? फैट प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, उसके बाद अगर फैट स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी में डिपॉजिट होता है तो ये किस में हेल्प करता है?
इट हेल्प्स बॉडी ऑर्गन टू ग्रो एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंजरी। इंजरी से कैसे प्रोटेक्ट करेगा, एक लेयर सी बनाएगा ऑर्गन्स के ऊपर। तो और अगर बाहर से कोई इंजरी होती है तो एज ए वॉल काम करेगा ऑर्गन के बीच में और वो जो इंजरी हो रही है उसके बीच में। और उसके अलावा क्या करेगा, प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी सरफेस, और हीट लॉस में भी हेल्प करेगा कि हीट लॉस नहीं होने देगा। लेकिन अगर यही फैट ज़्यादा अमाउंट में डिपॉजिट हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, उस कंडीशन को हम बोलते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा, तो वो क्या हो जाएगा, मोटापा हो जाएगा। अब देखो किसी फूड मटेरियल में फैट प्रेजेंट है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे उस फूड की और उस फूड को एक पेपर के बीच में प्रेस करेंगे। अगर उस पेपर में ऑयली पैच हो जाए, यानी हमें ये लगे कि तेल का धब्बा सा आ गया, तो वो फूड मटेरियल क्या करता है, फैट कंटेनिंग है, वरना नहीं। अगर हमें तेल का धब्बा नहीं दिखता है, ऑयल पैच नहीं दिखता है, इसका मतलब उस फूड मटेरियल के अंदर फैट प्रेजेंट नहीं है। कई बार फूड मटेरियल के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है तो तेल का धब्बा दिखाई नहीं देता। तो क्या करेंगे, अगर हमारा पेपर गीला है तो हम सूखने के लिए उसको थोड़ी देर रख देंगे, और सूखने के बाद अगर हमें उसमें ऑयल का पैच दिखाई देता है तो इसका मतलब वो मटेरियल क्या है, वो फूड मटेरियल क्या है, फैट कंटेन करता है। अगर नहीं दिखाई देता तो मतलब वो फैट फ्री है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है प्रोटीन। अब देखो प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये रिक्वायर होता है फॉर ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ आवर बॉडी। ओके, नेक्स्ट बिल्डिंग न्यू टिश्यूज, और उसके बाद दे ऑल्सो अकाउंट फॉर टफ फाइब्रस नेचर ऑफ हेयर एंड नेल्स, यानी हेयर और नेल हैं वो हमारे हार्ड हैं, किसकी वजह से, प्रोटीन की वजह से। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमारे हेयर और जो नेल्स है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। और उसके अलावा फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। ठीक, तो हम प्रोटीन को डिस्कस कर रहे थे। प्रोटीन किसके लिए होता है, प्रोटीन होता है ग्रोथ एंड रिपेयरिंग के लिए ऑफ आवर बॉडी, हेल्प इन बिल्डिंग न्यू टिश्यूज, और हेयर और नेल्स के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। उसके बाद प्रोटीन किसको चाहिए सबसे ज़्यादा, अगर कोई बच्चा है उसको चाहिए अपनी डाइट में, प्रेग्नेंट है उसको चाहिए, या कोई मदर है जो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो उसको क्या चाहिए, प्रोटीन हाई अमाउंट में चाहिए, यानी उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट एज ए नॉर्मल पर्सन ज़्यादा है फॉर प्रोटीन। उसके बाद ये प्रोटीन के सोर्सेज है कि प्रोटीन हमको कहाँ कहाँ से मिलता है। तो प्लांट सोर्सेज में जो राजमा हैं, दाल हैं, मूंग है, चने हैं, ये सबसे हाई रिच सोर्सेज है प्रोटीन के। एनिमल सोर्सेज में आ जाता है मिल्क, एग्स, पनीर, फिश, मीट। ठीक, नेक्स्ट है हम प्रोटीन का टेस्ट कैसे करेंगे। तो टेस्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम लेंगे। अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसको पेस्ट फॉर्म में बनाएंगे या पाउडर फॉर्म में बनाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद उसको एक क्लीन टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल लेंगे। फिर 10 ड्रॉप ऑफ वाटर उसके अंदर ऐड कर देंगे, फिर उसको शेक करेंगे। उसके बाद फिर 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन उसके अंदर डालेंगे। फिर 10 ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन उसके अंदर डालेंगे। फिर से शेक वेल करेंगे और थोड़ी देर के लिए, थोड़े कुछ मिनटों के लिए उसको स्टेबल होने के लिए रख देंगे। अगर हमारा उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कंटेंट है उसका कलर हो जाता है वायलेट, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन। और अगर उसका कलर वायलेट नहीं होता है तो इसका मतलब उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। तो ये एक टेबल गिवन थी एनसीईआरटी की बुक में क्लास 6 में। तो इन्होंने कुछ फूड आइटम्स गिवन हैं, तो उनके अंदर बताना है कि ये कौन से रिच हैं, मतलब इनमें कौन सा कंपोनेंट हाई अमाउंट में प्रेजेंट है। तो जैसे रा पोटैटो है यानी कच्चा पोटैटो है, तो उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, प्रोटीन और फैट्स प्रेजेंट नहीं है। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मिल्क है, मिल्क में क्या है, प्रोटीन और फैट प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद ग्राउंडनट है, ग्राउंडनट में क्या है, फैट और प्रोटीन प्रेजेंट है, स्टार्च नहीं है। अनकुक्ड
पाउडर्ड राइस यानी कि चावल का आटा है और उसको पकाया नहीं गया तो उसके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। पकाने के बाद भी उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन जब हम उसको च्यू करेंगे, चबाएंगे और फिर टेस्ट करेंगे तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं होगा। उसके बाद ये है ड्राई कोकोनट। ड्राई कोकोनट में क्या है, फैट प्रेजेंट है। उसके बाद तुअर की दाल है। तुअर की दाल अनकुक्ड है लेकिन पाउडर फॉर्म में है तो उसके अंदर प्रोटीन है। उसके बाद कुक दाल, मतलब दाल को पकाने के बाद उसके अंदर प्रोटीन तो है ही है, साथ में फैट भी आ जाता है। उसके बाद वेजिटेबल के अंदर कुछ नहीं होता। देखो ये ध्यान देने वाली बात है, वेजिटेबल के अंदर ना स्टार्च होती, ना प्रोटीन होता, ना फैट होती। उसके बाद स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट। फ्रूट के अंदर भी ना तो स्टार्च होती, ना प्रोटीन होता, ना फैट होता। और एग है, एग के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, किसके अंदर, वेजिटेबल के अंदर, और वेजिटेबल के अंदर और फ्रूट के अंदर, तो इनके अंदर प्रेजेंट क्या होता है, इनके अंदर प्रेजेंट होता है विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है। अब विटामिन्स एंड मिनरल्स को हम नेक्स्ट उसमें स्टडी करेंगे, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यू कैन कमेंट, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू।